A big hello to everyone. Welcome back, dear learner. I hope, dear learner, you all are doing awesome and making your time productive. Dear learner, as I stated yesterday कि आज आपका इवनिंग 7:30 पे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी के ऊपर एक आपके लिए MCQ का एक सेशन रखा गया है, जिसके अंदर आप सभी ने अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करना है। और मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपने अभी तक अच्छे तरीके से रिवीजन भी कर ली होगी, और जितने भी आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे MCQ सेशन के अंदर पूछे जाएंगे, डेफिनेटली आप उनका बेनिफिट ले पाओगे। आज आप इस लेक्चर को जो अभी आफ्टरनून के अंदर देख रहे हैं आप, तो आपके लिए इसका बेनिफिट ये रहेगा कि आपको इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता चलेंगे जो लेह लद्दाख के बारे में होंगे। डियर लर्नर, लेह लद्दाख भी जम्मू कश्मीर से ही निकला है, तो इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये रिसेंटली ही निकला है, तो इसलिए कभी ना कभी पूछा जा सकता है, क्योंकि कुछ पासिस हैं, कुछ लेक्स हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो लद्दाख रीजन के अंदर आती है, लेकिन अक्सर वो पूछे भी जाते हैं। तो इसीलिए आपको इसके अंदर भी आपको अच्छे तरीके से इस लेक्चर को अटेंड करना है, क्योंकि मैंने 2 से 3 क्वेश्चन आज इस वाले लेक्चर से भी डाले हैं। इसीलिए आप इसको अच्छे तरीके से अटेंड करें और एक अच्छा नॉलेज यहाँ से भी आप गेन करें, ताकि आपको एक अच्छा इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल पाए। डियर लर्नर, ये हमारा पार्ट नंबर 1 होगा। जो कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है लद्दाख के, वो हम सेकंड पार्ट के अंदर भी कवर करेंगे। छोटा पार्ट है, आप सभी अच्छे तरीके से अटेंड करें और अपने नॉलेज को और ज़्यादा इनरिच करें, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज अच्छा मिलता है आप सभी को। पिन पॉइंट नोट्स के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे हर एक चीज़ जानने को मिलेगी, जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा प्रिपेयर करवाएगी। डील लर्नर, दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, इसी चैनल से हमारे पास इंस्टाग्राम भी बना हुआ है। आप ब्राइट आविष्कार करके सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको मिल सकता है। दूसरा, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ न्यू लेक्चर। डियर लर्नर, जितनी भी लेक्चर्स आपको इस चैनल के ऊपर आपको मिलती हैं, सभी के सभी आप सभी के लिए बेनिफिशियल हैं, और अगर आप इनको सही तरीके से अच्छे तरीके से अटेंड करते हैं लेक्चर्स को, देन डेफिनेटली यू आर गोना हैव ए वंडरफुल नॉलेज फ्रॉम दीज वीडियोस। और जो भी आपको वीडियोस पहले चढ़ाई गई है या जो रेगुलर बेसिस पे आपको मिल रही हैं, आप सभी के लिए ये बेनिफिशियल आपके लिए साबित हो रही होंगी। सो विदाउट डिले आज हम सबसे पहले लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन है लेह लद्दाख करगिल के अंदर, उन सभी की बात करेंगे। फिर लिटरेसी रेट देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे उसका पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था लद्दाख यूनियन टेरिटरी का। तो मैं आपको यही बता देता हूँ, जो लेफ्टिनेंट राधा कृष्णन माथुर जी थे, वो लेह लद्दाख के पहले क्या है, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो इस तरीके से भी आपको ये पता चलती है। और मैंने आपको जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ाया था, उसके अंदर भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेह लद्दाख के बारे में पहले ही बता दिया है। तो आज एक जियोग्राफिकल कंडीशन से भी हम इसको कवर करेंगे, और साथ साथ में इसके अंदर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको भी कवर करके चलें, ताकि आज आप इवनिंग के जो टेस्ट है, जो MCQ सेशन है, उसके अंदर आप अच्छा एक स्कोर कर पाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें। जो लद्दाख है उसको द लैंड ऑफ पासिस के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अक्सर पूछा भी जाता है। लद्दाख इज आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ पासिस। अब यहाँ पे लद्दाख का मतलब क्या होता है, LA जो होता है, ला का मतलब होता है पासिस, जैसे माउंटेन पासिस हो जाते हैं, और उसके बाद दाग का मतलब होता है लैंड। तो इन 2 वर्ड से जुड़कर यहाँ पे क्या बनता है, कंप्लीट लद्दाख बनता है। उसके बाद अगर मैं आपको एक यूनियन टेरिटरी के बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं लद्दाख यूनियन टेरिटरी का, तो जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है वो इंडिया की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है। एरिया वाइज में सबसे जो बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन है, वो है लेह लद्दाख। उसके बाद जो दूसरी सेकंड लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया है, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, जो 31 अक्टूबर 2019 को यहाँ पे एक बाइफर्केशन से, यानी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर से यहाँ पे निकली हैं 2 यूनियन टेरिटरी। तो ये भी आपके लिए जरूरी हो जाता है जानना। अगर आपको कभी कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि विच इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, तो तब आप यहाँ पे लद्दाख का नाम लिख सकते हो। लद्दाख को यहाँ पे रेड लैंड भी कहा जाता है, तो ये भी आप एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें, अगर आप मेरी वॉइस को अच्छे तरीके से सुन पा रहे हैं। उसके बाद अगर आपके इस टोटल एरिया की बात करें, तो इसका कुल मिलाकर जो टोटल एरिया है वो 59,146 स्क्वायर किलोमीटर है। ये एक बहुत बड़ा एरिया है, और इसीलिए जो लद्दाख जो है वो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है हमारे इंडिया की। उसके बाद इसको कोल्डेस्ट डेजर्ट इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। विच प्लेस इज नोन एज द कोल्डेस्ट डेजर्ट इन इंडिया, तो वो लद्दाख को माना जाता है। तो ये वाला जो इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी को अच्छे तरीके से याद रखना है कि लद्दाख इज नोन एज द कोल्डेस्ट डेजर्ट इन इंडिया।
उसके बाद इंदुस रिवर जो यहाँ पे लद्दाख रीजन के अंदर है, तो इंदुस रिवर को यहाँ पे लद्दाख का बैकबोन भी कहा जाता है। सो विच रिवर इज नॉन एज द बैकबोन ऑफ लद्दाख, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा लद्दाख के अंदर इंदुस रिवर को बैकबोन माना जाता है लद्दाख की। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर माउंटेन की बात करें तो कैरोक्रम रेंज जो है वो यहाँ पे लद्दाख के नॉर्दर्न साइड में आता है, तो इसीलिए कैरोक्रम रेंज सराउंड्स लद्दाख इन द नॉर्दर्न साइड, यानी जो नॉर्दर्न साइड है वहाँ पे लद्दाख को ये क्या करता है, सराउंड करता है, इसके चारों ओर घिरा जाता है, मेन घिरा हुआ जो कैरोक्रम रेंज आता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे अगर हाईएस्ट माउंटेन की बात करें लद्दाख के अंदर कौन सा हाईएस्ट माउंटेन है, तो वो स्टॉक कांगरी यहाँ पे जो लद्दाख के अंदर सबसे बड़ा माउंटेन है। तो आपको इसकी हाइट पता करनी है, आप यहाँ पे गूगल कर सकते हैं कि व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ स्टॉक कांगरी, जो माउंटेन है जो लद्दाख का हाईएस्ट माउंटेन माना जाता है। उसके बाद अगर आप इसके लोवेस्ट एलिवेशन की बात करें लद्दाख रीजन के, तो इंदुस रिवर के अंदर इसका आपको लोवेस्ट एलिवेशन मिलेगा जो कितना है 2550 मीटर, यहाँ पे इसका लोवेस्ट एलिवेशन है। उसके बाद अगर आप बात करें यहाँ पे लद्दाख के अंदर पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख है, दिस इज नॉन एज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन लद्दाख यूनियन टेरिटरी। उसके बाद यहाँ पे आपको डबल हम्प्ड कैमल भी मिलते हैं जो यहाँ पे बहुत ही कम मिलते हैं। एशिया के अंदर आपको ऐसी एक जगह मिलेगी जहाँ पे आपको डबल हम्प कैमल मिलेंगे, वो लद्दाख है, जिनको यहाँ पे बैक्टीरियन कैमल भी कहा जाता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहा जाता है, बैक्टीरियन कैमल के नाम से भी डबल हम्प्ड कैमल को जाना जाता है जो लद्दाख रीजन के अंदर है। अब यहाँ पे बात करते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें, लद्दाख की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की हमने पहले बात कर ली, कुछ की अभी बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया जो लद्दाख है वो जम्मू एंड कश्मीर से निकला हुआ एक यूनियन टेरिटरी है जो 31 अक्टूबर 2019 को यहाँ पे निकला था। उसके बाद बात करें ये किस एक्ट के तहत निकला था, तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सेक्शन 3 के तहत इसको अलग स्टेटस दिया गया है, विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। उसके बाद बात करें जो लद्दाख का वो बॉर्डर यहाँ पे जो तिब्बत के साथ जो चाइना के साथ शेयर करता है। अगर आप बात करें तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन की बात करें जो इसके ईस्ट में आता है, अगर इसके आप इंडियन स्टेट की बात करें कौन सी स्टेट यहाँ पे लद्दाख रीजन के साथ मिलती है, तो सौदर्न साइड में आपको हिमाचल प्रदेश यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो इंडियन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, तो वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेस्ट साइड में पाकिस्तान। और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान वो भी आपको वेस्ट साइड में इसको देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो अगर आप साउथ वेस्ट की बात करें कॉर्नर में, तो आपको जियांगजोंग मिलेगा, एक पास से जो मिलेगा अक्रॉस द कैरोक्रम पास के साथ ही है जो इसके नॉर्दर्न साइड में आता है। तो इस तरीके से आपको इसके बारे में भी पता करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बता दूं ये यहाँ पे सचिन ग्लेशियर जो है वो भी यहाँ पे आता है, लद्दाख रीजन के अंदर ही आता है और कैरोक्रम रेंज के अंदर आता है। और इसको मैन ग्रेट हिमालय माना जाता है, साउथ साइड का मीन नॉर्थ साउथ का, इसको सचिन ग्लेशियर को एक मैन हिमालय माना जाता है लद्दाख रीजन के अंदर। अगर आप बात करें इसके ईस्टर्न एंड की बात करें, तो यहाँ पे आपको अक्साई चीन आपको देखने को मिलेगा, यानी लद्दाख के अंदर आपको अनहैबिटेड यानी यहाँ पे कोई भी लोग नहीं रहते, अनइनहैबिटेड मिलेगा आपको एरिया, जिसको अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। इसकी बात करें तो ये माना जाता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो दावा करती है कि हमारा इंडिया का पार्ट है, लद्दाख का पार्ट है। लेकिन इसके अंदर अगर आप बात करें 1962 के बाद यहाँ पे जो चाइनीज आर्मी है, जो चाइनीज ट्रूप्स हैं, तो उनका यहाँ पे चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन का या चाइनीज गवर्नमेंट का ही इसके ऊपर कंट्रोल है। अगर आप बात करें इसके कल्चर और हिस्ट्री की बात करें आप लद्दाख रीजन के, इसीलिए इसको तिब्बत के साथ जोड़ा जाता है क्योंकि यहाँ पे चाइना के तरीके से आपको ट्रेडिशन मिलेगा, लोग देखने को मिलेंगे, इसीलिए यहाँ पे इसको लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। सो विच प्लेस इन इंडिया इज नोन एज लिटिल तिब्बत, तो आप वहाँ पे क्या कह सकते हैं, लद्दाख इज नोन एज द लिटिल तिब्बत इन इंडिया। उसके बाद अगर आप इसके कुल मिलाकर एरिया की बात करें 59,146 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है। डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर दो हैं, तो कौन कौन से हैं, लेह और करगिल, यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद आपको लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा 67.08% यहाँ पे आपको लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख है। तो इसके अंदर अगर आप इसके टोटल सेक्स रेशो की बात करें तो 912 सेक्स रेशो आपको लद्दाख रीजन का देखने को मिलेगा, जो पहले 919 था। अगर आप 2011 के सेंसस की बात करें तो 919 फीमेल्स पर 1000 मेल्स थी, लेकिन अगर आप एक रिसेंट डाटा की बात करें तो इसके अंदर आपको अभी 912 फीमेल्स पर 1000 मेल ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जरूर जानने हैं लद्दाख के बारे में। उसके बाद बात करें अगर लार्जेस्ट टाउन की बात करें लद्दाख के अंदर, तो लेह जो है उसको लार्जेस्ट टाउन माना जाता है लद्दाख का, और उसके बाद करगिल इसके बाद आ जाता है। और इन दोनों ये अपने अपनी जगह पे हेडक्वार्टर्स, इनके अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है क्योंकि लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर दो डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर आप लेह डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसके अंदर आपको इंदुस वैली मिलेगा, शियोक वैली मिलेगी, न्यूब्रा वैली मिलेगी आपको यहाँ पे लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
अगर आप करगिल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको सुरू वैली मिलेगी, द्रास वैली मिलेगी, जंस्कर रिवर आपको मिलेगा जो एक जंस्कर वैली के नाम से भी जाना जाती है। तो ये यहाँ पे आपको करगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप बात करें जो मोस्ट पॉपुलस जो रीजन है लद्दाख का, वो यहाँ पे जो रिवर के आसपास लोग रहते हैं, रिवर वैलीज के आसपास आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान ज़्यादा है तो इसलिए आपको रिवर वैलीज के पास ही आपको ज़्यादातर पॉपुलेशन मिलेगी, बस्ती मिलेगी, यानी लोगों की बस्ती मिलेगी। और अगर बात करूं यहाँ पे जो पेस्ट्रोल यानी चंगापा नोमाड्स होते हैं, नोमैड्स जो लोग रहते हैं, तो वो यहाँ पे जो रहते हैं यानी कौन सी अगर आप कम्युनिटी अगर आप देखें ज़्यादातर यहाँ पे रहती है जो पेस्ट्रोल यानी चंगपा नोमैड्स हैं, तो वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मैंने आपको पहले भी बात करी, लद्दाख इज द लार्जेस्ट एंड द सेकंड लीस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी इंडिया। मैंने लार्जेस्ट तो बता दिया, लेकिन अगर आप सेकंड लीस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी की बात करें इंडिया के अंदर, तो आपको कौन सी मिलेगी? लद्दाख मिलेगी। तो अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट लीस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी इन इंडिया? विच यूनियन टेरिटरी इज लीस्ट पॉपुलस इन इंडिया? तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। अब बात करें और इसके अंदर बात करें तो नुब्रा वैली से शुरुआत करते हैं। डियर लर्नर, मैं आपको पहले एक बात बता दूं, आज के इस लेक्चर के अंदर हम वैलीज के साथ साथ यहाँ पे खरदुंगला पास की बात करेंगे, तो इसके बाद हम जामा मस्जिद की भी बात करेंगे। उसके बाद जैसे आपकी मैग्नेटिक हिल आ गया, या रॉयल ले पैलेस आ गया, हेमिस नेशनल पार्क आ गया, या हेमिस मॉनेस्ट्री आ गई है। उसके बाद और भी जगह हैं, शांति स्तूपा है यहाँ पे, उसके बाद स्पिटुक गोम्पा है यहाँ पे, फ्यांग है, स्टॉक गोम्पा है यहाँ पे। तो इन सभी की बात हम अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे, लेकिन आज यहाँ पे हम सिर्फ खरदुंगला पास की बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट वैलीज जो आती हैं लद्दाख रीजन के अंदर उनकी बात करेंगे। उसके बाद जामा मस्जिद की भी बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है लद्दाख का, तो इस लेक्चर के अंदर हम ये बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नुब्रा वैली की बात करें तो ये यहाँ पे लद्दाख टेरिटरी की यानी लद्दाख तहसील के अंदर आते ही। अगर इसकी बात करें तो ये यहाँ पे ट्राई आर्म वैली कट भी माना जाता है, जो यहाँ पे नुब्रा और शॉक रिवर्स भी आपको इस रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें यहाँ पे तिब्बतन के हिसाब से करें तो लुदमरा, तो यहाँ पे लुदमरा का मतलब क्या होता है? वैली ऑफ फ्लावर्स। सो लुदमरा यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स को कहा जाता है तिब्बतन की भाषा के अंदर। तो ये भी आपके लिए जानने को इंपॉर्टेंट एक बात करें, बात मिल जाती है आपको। उसके बाद दिक्स्कित की बात करें, ये हेडक्वार्टर है नुब्रा वैली का, जो लगभग यहाँ पे लेह से डिस्ट्रिक्ट से 150 किलोमीटर दूर है नॉर्दर्न साइड में, और इसको कैपिटल ऑफ लद्दाख भी माना जाता है। यानी खाली आप लद्दाख रीजन की बात करें, पूरी यूटी की बात नहीं करें, जहाँ पे मेन लद्दाख सिटी है तो उसकी कैपिटल यहाँ पे दिक्स्कित को कहा जाता है। उसके बाद अगर आप श्योक रिवर की बात करें, ये नुब्रा वैली से कहाँ पे मिलता है, यानी मीट्स द नुब्रा वैली, नुब्रिया रिवर। यहाँ पे जो नुब्रा वैली है, इसी तरीके से यहाँ पे एक रिवर भी है जिसके नाम से यहाँ पे नुब्रा वैली नाम पड़ता है। तो जो यहाँ पे श्योक रिवर है, तो यहाँ पे जाके नुब्रा रिवर के अंदर मिलता है, जिसको सियाचिन रिवर के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये बात करें इसकी श्योक रिवर और नुब्रा की, ये जो सियाचिन रिवर है, तो ये क्या यहाँ पे खास रोल प्ले करता है? तो ये सेपरेट करता है लद्दाख को कैराकोरम रेंज से। यानी यहाँ पे लद्दाख को कैराकोरम रेंज से यहाँ पे जो नुब्रा रिवर है या जो नुब्रा वैली है, तो ये यहाँ पे सेपरेट करती है। और अगर आप बात करें जो श्योक रिवर है, तो उसको एक मेन ट्रिब्यूटरी भी माना जाता है, किसकी? इंडस रिवर की, जो बैकबोन ऑफ लद्दाख के नाम से भी जाना जाता है। सो श्योक रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। तो इस तरीके से भी आपको ये जानने को मिल जाता है। अगर आप बात करें यहाँ पे इसका जो एवरेज एल्टीट्यूड है लद्दाख का, वो वैली का या नुब्रा वैली की बात करें तो वो लगभग 10,000 फीट है, यानी 33,000 मीटर, यानी 3,000 मीटर यहाँ पे मीन सी लेवल से ऊपर है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पास आते हैं, तो जो खरदुंगला पास है ये यहाँ पे लेह से आपको देखने को मिलेगा, तो इसी वैली के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और यहीं से आपका जो खरदुंगला पास होता है वो आपको यहाँ से मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे फॉरेन नेशंस की बात करें तो यहाँ पे अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रूल बनाया गया है कि उनके लिए एक प्रोटेक्टेड एरिया परमिट आप सभी को बनाना है अगर आप वहाँ पे नुब्रा वैली के अंदर विजिट करते हैं। और अगर आप बात करें, अगर फॉरेनर के लिए तो था ही था, लेकिन 1 अप्रैल 2017 से अगर बात करें, जो इंडियन सिटीजन है, जो इंडियन टूरिस्ट जो हैं, तो वो उनको भी यहाँ पे इस लाइन परमिट के लिए, यानी यहाँ पे आपको उनके लिए भी एक इशू करवाना पड़ेगा जो इनर लाइन परमिट होगा। तो ये एक डॉक्यूमेंट्स है, एक आपको परमिशन आपको यहाँ पे नुब्रा वैली को विजिट करने के लिए अवश्य जरूरी हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी।
उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं द्रास वैली की बात करें। डियर लर्नर, अगर आप द्रास का नाम सुनते हैं तो आपके माइंड में इंपॉर्टेंट एक बात क्लिक हो जाती है कि इट इज़ ए कोल्डेस्ट यहाँ पे क्या है प्लेस इन इंडिया। जो द्रास है इसको कोल्डेस्ट प्लेस हमारे इंडिया का माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ खास बात यह है कि इट इज़ द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। दुनिया का दूसरा सबसे जो ठंडी जगह है वो यहाँ पे द्रास वैली आती है। तो दुनिया की पहली सबसे ठंडी जगह कौन सी है, तो आपको ये बताना है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए। इस द्रास वैली को यहाँ पे गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। तो ये मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आज के जो एमसीक्यू सेशन इसके अंदर भी रखा है। विच प्लेस इज नॉन एज द गेटवे ऑफ लद्दाख या गेटवे टू लद्दाख। तो आपको यहाँ पे उस तरीके से आंसर देना अगर आपको ये क्वेश्चन मिले तो। द गेटवे टू लद्दाख यहाँ पे द्रास वैली को जाना जाता है। अगर आप बात करें इसकी जो एक्चुअल स्पेलिंग है वो DRAS ही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करें तो DRASS यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर इसकी बात करें, मैंने आपको बताया इट इज द सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट इन इंडिया। उसके बाद बात करें इसकी हाइट कहाँ कितनी है, तो 10,800 फीट के ऊपर यहाँ पे ये लाई करता है, मीन सी लेवल से ऊपर है। अगर इसकी बात करें द्रास लाइज इन द सेंटर ऑफ द वैली, जो यहाँ पे वैली है तो उसके बीच में जाके जो द्रास का रीजन है, जो विलेज है या जो एरिया है वो यहाँ पे पड़ता है, जिसको द्रास वैली के नाम से ही जाना जाता है। अगर बात करें द्रास यहाँ पे 140 किलोमीटर श्रीनगर से दूर है और सोनामर्ग से ये लगभग 63 किलोमीटर दूर है। और अगर आप करगिल टाउन की बात करें, करगिल डिस्ट्रिक्ट से लगभग ये 56 किलोमीटर यहाँ पे आपको दूर देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको नेशनल हाईवे NH फर्स्ट, इन नेशनल हाईवे फर्स्ट के साथ आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे लेह की ओर जाता है। जो नेशनल हाईवे हमारा इंडिया का पहला है उसकी NH1 के नाम से जाना जाता है, जो लेह की ओर जाता है, तो उसके पास में आपको यहाँ पे आप द्रास वैली आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आप बात करें, जो द्रास एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया गया है, और खासकर तब से जब से यहाँ पे जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी 1999 के अंदर, तो उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया ये वाला। कब से? 1999 से, क्योंकि यहाँ पे जो करगिल वार हुई थी तो वो ये इसी रीजन के अंदर हुई थी। और अभी भी आपको जाके अगर आप कभी यहाँ पे विजिट करते तो आपको वहाँ पे निशान मिलेंगे उस वॉर के, उस लड़ाई के। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन गया आफ्टर करगिल वॉर। उसके बाद बात करें यहाँ पे इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा आपको एग्जीबिशन हॉल मिलेंगे, जहाँ पे आपको करगिल वॉर की आपको जो मोनूमेंट्स होंगे या जो वेपन होंगे वो आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगर बात करें जो द्रास वॉर मेमोरियल है, तो ये भी यहाँ पे द्रास वैली के अंदर ही आता है, जो 7 किलोमीटर दूर है द्रास से, और इसको करगिल वॉर मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि जो करगिल वॉर मेमोरियल है वो लद्दाख के किस रीजन के अंदर पड़ता है, तो द्रास वैली के अंदर यहाँ पे पड़ेगा, आपको द्रास एरिया के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद मीना मार्ग आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एक वैली है जो द्रास वैली से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, जो द्रास का हेडक्वार्टर है। अगर बात करें तो ये मकोई ग्लेशियर जो है एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर माना जाता है, तो उसके चारों ओर से ये घिरी हुई है और ये एक ट्रेडिशनल रूट माना जाता है। अगर आप अमरनाथ यात्रा को जाते हैं तो जो मीना मार्ग है तो इससे होते हुए आपको जाते हैं आप। उसके बाद बात करें लसरला, तो ये एक हिल स्टेशन है जो लगभग 14 किलोमीटर यहाँ पे द्रास से दूर है। स्पेशली ये मिल्क वाइट वाटर के लिए जाना जाता है, जिसको एंड लसरला ग्लेशियर, यहाँ पे मिल्क वाटर, यहाँ पे मिल्क वाइट वाटर के नाम से एक पानी यहाँ पे दूध की शक्ल का है, जिसके लिए यहाँ पे लसरला पास को जाना जाता है। और यहाँ पे ग्लेशियर भी है जिसको लसरला ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे द्रास के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ब्रिगेड वॉर गैलरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो लगभग 3 किलोमीटर यहाँ पे द्रास से दूर है। इसके अंदर आपको यहाँ पे जो 1999 की जो करगिल वार हुई थी तो उसके इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगी और इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। उसके बाद पंडरस की बात करें, पंडरस विलेज है यहाँ पे जो लगभग 13 किलोमीटर यहाँ पे द्रास से दूर है। तो ये एक बॉर्डर विलेज है। तो ये माना जाता है कि जब यहाँ पे करगिल की लड़ाई हुई थी 1999 के अंदर, तो इस वाले गाँव को यहाँ पे उस वॉर के लिए खाली करवाया गया था, क्योंकि ये बॉर्डर विलेज एरिया है तो इसीलिए इसको खाली करवाया गया था। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइगर हिल भी देखने को मिलेगी। जो टाइगर हिल है वो भी आपको द्रास रीजन के अंदर ही देखने को मिलेगी और इसको आल्सो इसको क्या कहा जाता है, इसको दूसरे नाम से कहा जाता है, इट इज आल्सो नोन एज 0.5065। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बताना है कि जो 0.5065 है ये वास्तव में क्या है। तो अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो आप इसको अच्छे तरीके से देखें, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसको आपको कवर करवाऊंगा। उसके बाद बात करें जो टाइगर है इसको हाईएस्ट पीक भी माना जाता है लद्दाख एरिया का। द्रास वैली के अंदर अगर आप बात करें
द्रास रीजन की जो हाईएस्ट यहाँ पे जो पीक है वो यहाँ पे जो टाइगर हिल है इसको माना जाता है। और ये बात बताई जाती है कि इट वाज रिकैप्चर्ड बाय द इंडियन आर्मी, ये दोबारा से इंडियन आर्मी ने रिकैप्चर करा था 99 के अंदर, क्योंकि पहले यहाँ पे जो पाकिस्तानी ट्रूप्स थे उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया था, लेकिन 1999 के वार के अंदर जो इंडियन ट्रूप्स थे उन्होंने यहाँ पे अपनी जीत हासिल करी थी और उसके बाद इसको अपने कंट्रोल में किया था। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आपको द्रास सेक्टर के अंदर, द्रास वैली के अंदर आपको एक मुश्क-खो वैली भी आपको देखने को मिलेगी जो द्रास के अंदर ही आती है। इसको यहाँ पे वैली ऑफ वाइल्ड टुलिप्स के नाम से भी जाना जाता है। विच वैली इज नोन एज द वैली ऑफ वाइल्ड टुलिप्स, तो आपको यहाँ पे मुश्क-खो वैली जो लद्दाख के अंदर देखने को मिलेगी और एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट भी डेस्टिनेशन है लद्दाख के रीजन के अंदर, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं करा गया है। इसकी जो ब्यूटी है उसको एक अच्छे तरीके से मीन्स आगे शो नहीं करा गया है। उसके बाद अगर बात करें आप ज़ंस्कर वैली की बात करें तो ज़ंस्कर रीजन भी आपको देखने को मिलेगा, एक ज़ंस्कर पास भी है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो लेकिन इस ज़ंस्कर वैली की बात करें जो ज़ंस्कर रीजन है इसी को ज़ंस्कर वैली भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक आपको रिवर भी देखने को मिलेगा। अगर बात करें ज़ंस्कर, यहाँ पे लोकली इसको जहार के नाम से जानते हैं या ज़ंस्कर के नाम से कहते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट तहसील है करगिल डिस्ट्रिक्ट की जो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर आती है। अगर इसके एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की बात करें तो उसको पौडम कहा जाता है। ये पौडम एक जगह है जिसको सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव कहा जाता है ज़ंस्कर का। अगर इस ज़ंस्कर की बात करें तो ये नाइबरिंग, ये जो लद्दाख का एक पड़ोसी रीजन भी है। माना यह जाता है कि यहाँ पे जो किंगडम ऑफ गूज थे तो यहाँ पे इस वेस्टर्न तिब्बत के अंदर रहते थे और ज़ंस्कर यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर है और करगिल टाउन से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी ज़ंस्कर लाइज 250 किलोमीटर आपको सौदर्न साइड में मिलेगा जो करगिल से लगभग इतना दूर है। और अगर आप बात करें नेशनल हाईवे 301 तो आपको यहाँ पे इस एरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें जो ज़ंस्कर रेंज है तो ये एक माउंटेन रेंज है, ये भी आपको इसी के अंदर मिलेगा। और अगर आप बात करें लद्दाख यूनियन टेरिटरी की तो आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे ये जो ज़ंस्कर रेंज है ये ज़ंस्कर और लद्दाख को आपस में से सेपरेट करता है। अगर आप जियोलॉजिकली बात करें जो ज़ंस्कर पार्ट है तो यहाँ पे इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है तीथियास हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। विच रेंज इज नोन एज द तीथियास हिमालय, तो आपको ज़ंस्कर रेंज बताना है जो लगभग यहाँ पे 100 किलोमीटर चौड़ा है, फैला हुआ है। तो इस तरीके से भी आपको ज़ंस्कर वैली के बारे में आपको पता चलता है। अगर आप यहाँ पे ज़ंस्कर रेंज की एवरेज हाइट की बात करें तो लगभग यहाँ पे 6000 मीटर आपको इसकी हाइट आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको इसको फीट के अंदर कन्वर्ट करें तो लगभग ये 19,700 फीट आपको इसकी मीन सी लेवल से ऊपर हाइट है। अगर इसके ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो इसको रूपशू के नाम से जाना जाता है। ईस्टर्न पार्ट इज नोन एज रूपशू के नाम से जाना जाता है। अगर आप बात करें जो यहाँ का जो टाउन है इसकी पॉपुलेशन अगर आप 2020 के हिसाब से बात करें तो लगभग यहाँ पे आप तो 20,000 आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी तो इस वाले रीजन के अंदर। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं अब खरदुंगला पास की बात करते हैं तो खरदुंगला पास भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है जिसको मैंने आपको बताया था, इसको गेटवे टूल यहाँ पे भी गेटवे के नाम से भी जाना जाता है। क्यों माना जाता है उसकी भी बात करते हैं। जो खरदुंगला पास है तो ला मीन्स यहाँ पे पास होता है। अगर इसकी बात करें एक माउंटेन पास है जो लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। उसके बाद अगर लोकल यहाँ की प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो खरदुंगला कहा जाता है या खरदुंगला पास भी कहा जाता है जो यहाँ पे लद्दाख के अंदर नेम है। और इसको अगर बात करें एक रोमनाइज्ड स्पेलिंग वेरीज करता है, एक रोमन के तरीके से यहाँ पे इसको प्रोनाउंस करा जाता है। अगर यहाँ पे बात करें गेटवे टू शियोक एंड नुब्रा वैली को भी यहाँ पे खरदुंगला पास को ही कहा जाता है। विच पास इज नोन एज द गेटवे टू द शियोक एंड नुब्रा वैली, तो यहाँ पे आपको खरदुंगला पास ही आंसर सही देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सचिन ग्लेशियर देखने को मिलेगा तो यहाँ पे जिसको लेटर वैली भी यहाँ पे इसी रीजन के अंदर आती है जो खरदुंगला पास है तो वहाँ पे ही आपको लेटर वैली भी आपको देखने को मिलेगी जो लगभग बिल्ट इन 1976। इट वाज ओपन टू पब्लिक मोटर व्हीकल्स इन 1988। जो लेटर वैली है ये लगभग 1976 के अंदर बनवाई गई थी और यहाँ पे पब्लिक मोटर व्हीकल्स के लिए ये जानी जाती है कब से, इन 1988 के बाद। अगर इसकी एलिवेशन की बात करें, खरदुंगला पास की बात करें तो ये लगभग 5359 मीटर यहाँ पे ऊंचा है जो लगभग 17,583 फीट आता है। इस तरीके से भी आपको ये इंपॉर्टेंट जानना जरूरी हो जाता है। उसके बाद और इसकी इंपॉर्टेंट बात करें, इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो भी आपको इसी के अंदर मिलेगा। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट वर्ल्ड मोटरेबल जो पास है वो भी यहाँ पे खरदुंगला के अंदर एक जगह है तो उसके अंदर ही है। उसके बारे में अगर आपको पता लगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको सेकंड लेक्चर के अंदर बताऊंगा।
अगर बात करें 2013 की बात करें, 2014 की बात करें, जो चिसमुला डिमचौक रोड है यहाँ पे उमलिंगला, जो यहाँ पे जगह के नाम है, जो यहाँ पे इंडियन चाइना बॉर्डर के ऊपर बनाया गया है। तो जो प्रोजेक्ट यहाँ पे हिमांक और बीआरओ के द्वारा, जो हिमांक प्रोजेक्ट था जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, तो उसके द्वारा ये बनवाया गया है। और ये यहाँ पे किसको पास करता है, जो खरदुंगला एलिवेशन है उसको यहाँ पे पास करता है, और इसको वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास भी कहा जाता है। इसीलिए विच इज वेयर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास, तो आपको खरदुंगला पास ही कहना है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद अगर आप जामा मस्जिद की बात करें, आपको पता दिल्ली के अंदर आपको इंडिया की सबसे बड़ी जो मस्जिद दिखेगी वो आपको दिखेगी, उसके बाद आपको श्रीनगर के अंदर दिखेगी। उसी तरीके से अगर आप लद्दाख रीजन की बात करें, जो जामा मस्जिद ऑफ लद्दाख है, तो वहाँ पे बिगेस्ट और टॉलेस्ट यहाँ पे मॉस्क्यू मानी जाती है लद्दाख रीजन के अंदर, जो कब बनवाई गई थी, लगभग 16 सेंचुरी के अंदर, यानी 1666 और 1667 एडी के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी। माना यह जाता कि यहाँ पे जो एक एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट कौन सा हुआ था, क्योंकि नामग्याल डायनेस्टी को यहाँ पे फाउंडर माना जाता है लद्दाख का, तो यहाँ पे दिलदान नामग्याल जो थे और जो मुगल एम्परर औरंगजेब थे, तो उनके बीच में एक ट्रीटी यहाँ पे साइन हुई थी, एक एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ था। क्योंकि जब वहाँ पे नामग्याल डायनेस्टी के ऊपर खतरा आया था, तो उन्होंने मुगल एम्परर यहाँ पे औरंगजेब से यहाँ पे हेल्प ली थी। और जब यहाँ से मुगल यहाँ लद्दाख रीजन से वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे जामा मस्जिद को कंस्ट्रक्ट करवाया था, और यहाँ पे उसको एक मुगल की कंस्ट्रक्शन का एक सिंबल सील भी रखी थी, जो लद्दाख रीजन के अंदर आती है। अगर बात करें ये किसने बनवाई थी, जो सिंह यहाँ पे सिनेज नामग्याल थे, तो उन्होंने यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई है। जो ट्रिब्यूट टू हिज मुस्लिम मदर, जो उसकी मुस्लिम माँ थी, तो उसको यहाँ पे उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, ट्रिब्यूट करी है। अगर बात करें यहाँ पे इसके अंदर आपको तुर्किश ईरानी आर्किटेक्चर स्टाइल आपको दिखने को मिलेगी। तुर्किश इरानियन जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, जो डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी। और ये यहाँ पे जो मेन बाजार है यहाँ पे लेह लद्दाख का, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये ज़्यादातर लेह के अंदर आपको, लद्दाख के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं यहाँ की यूनिक थिंग की बात करें, तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो एक खासियत है इस मॉस्क्यू की, कि यहाँ पे कोई भी फीमेल या कोई वुमेन वहाँ पे अलाउड नहीं है नमाज करने के लिए। ओनली मैन आर अलाउड टू एंटर इन इट्स प्रीमिसेस। जो इसकी प्रीमिसेस है, जिसका यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता, तो उसके अंदर सिर्फ यहाँ पे जो मर्द हैं, जो मैन है, वही अलो है, वुमेन वहाँ पे अलो नहीं है। तो इस तरीके से भी आपको ये इंपॉर्टेंट बात पता चलती है। डियर लर्नर, आज की लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और आप अपनी एक बार अच्छे तरीके से प्रिपरेशन होके आज के MCQ सेशन को अच्छे तरीके से अटेंड करें, क्योंकि ये MCQ सेशन आपके लिए एक एनालाइजेशन भी देगा, आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज को भी चेक करेगा, उसके साथ साथ आपको रिवाइज भी कर देगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट तैयारी करनी है। और उसके बाद इवनिंग 8:30 के ऊपर भी आपको एक लेक्चर मिलने वाली है, जो करेंसीज के ऊपर है, तो वो भी आप मस्ट अटेंड करें, ताकि आप अपने संडे को फंडे ना बनाते हुए एक प्रोडक्टिव डे बना अपनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और अगर अभी तक आपने चैनल को या वीडियो को लाइक नहीं करा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और ये लेक्चर आप सभी के लिए कैसी थी, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर रखें। थैंक यू वेरी मच।